हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा बेटा। हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। अरे ये कहां गया? हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। चलिए, हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाँ, तबीयत ठीक है पहले से थोड़ा। और मॉर्निंग में एक्चुअल में हमारे सोसाइटी जहां में हम रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, कुछ मेंटेनेंस का कार्यक्रम चल रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया था। इसी वजह से आज शाम को क्लास रखी गई थी। कल हम कोशिश करेंगे अपने शेड्यूल्ड में ही क्लास चलाने की मॉर्निंग में, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ऑप्टिक्स कैसे पढ़ना है। ऑप्टिक्स मैं पढ़ाऊंगा, बस 2 लेक्चर के बाद ऑप्टिक्स ही शुरू होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने के बाद हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर। बहुत ही कम सेक्शन तो नहीं कह सकता, ऑप्टिक्स अच्छा खासा वेटेज रखता है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, मेजर मेजर ये 4 पोर्शन है, जिसमें सबसे बड़ा रे एंड वेव ऑप्टिक्स है। इसको खत्म करने के बाद आप समझिए आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर छोटे छोटे पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट एंड गेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इसको कह सकते हैं एंड गेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड गेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैट से जब कहानी शुरू किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट से जब आपने कहानी शुरू किया था तो आपने पढ़ा था कि रेस्ट में रखा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। उसी ईएम वेव की कहानी को हम यहां पर समझेंगे। उसके बाद आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। लास्ट में आके ये चैप्टर बताता है कि वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही जैसी चीज होती है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसकी कहानी को हम समझेंगे, इसका भी कुछ सीक्वेंस है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि कुछ एलसी ऑसिलेशन का पोर्शन बचा हुआ था, वो मुझे पता है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्वेश्चंस ऑन एलसी ऑसिलेशन करेंगे। पहले एलसी ऑसिलेशन के बेसिक कंसेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस ऑन एसी ऑसिलेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद चॉक कॉइल भी होता है, उसके कंसेप्ट को भी यहां पे डिटेल में समझाया जाएगा आपको। उसके बाद ईएम वेव का पोर्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जो ईएम वेव के पोर्शन में आता है। फिर मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर मैक्सवेल इक्वेशन को समझेंगे, फिर ईएम वेव का ओरिजिनेशन समझेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव के कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम एलसी ऑसिलेशन के कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। भाई देखो, ये कैपेसिटर है और ये तेरा इंडक्टर है। यहां पे मान लेते हैं कि ये की है। कैपेसिटर पे किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि फुल चार्ज है तुम्हारा Q0 प्लस Q0, और इस पर चार्ज है माइनस Q0। करंट इंडक्टर से जा रहा है 0, है ना। कैपेसिटर देखो फुल चार्ज है और इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज है। हमने कहानी कहां से शुरू किया था लास्ट लेक्चर में जब समझा रहा था? तो हमने बोला था आपको कि इंडक्टर फुल चार्ज है और कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं। इंडक्टर फुल चार्ज मतलब इंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है
और उस समय कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों ही सिचुएशन में किस बात का फर्क है बताओ? इस दोनों ही केस में किस चीज का डिफरेंस है? मैं बोलूं कि पहले कैपेसिटर फुल चार्ज था, इंडक्टर डिस्चार्ज था, इंडक्टर डिस्चार्ज था। अब मैं बोलूं कि इंडक्टर फुल चार्ज है और कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो इन दोनों ही बातों में किस चीज का डिफरेंस है? इन दोनों ही बातों में किस चीज का डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि देखो ये एलसी ऑसिलेशन है, अभी मैग्नेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम है, मैग्नेटिक एनर्जी आपका क्या है? मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपका क्या है? जीरो है। धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जाएगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, यहां पे चार्ज का ग्रोथ होगा, यहां पर करंट का लॉस होगा। जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट जीरो, फिर उल्टी डायरेक्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो इधर से करंट बहेगा, चार्ज कम होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, एक इंस्टेंट आएगा जब चार्ज जीरो करंट मैक्सिमम, फिर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां पे चार्ज मैक्सिमम फिर करंट जीरो। बस एक फेज का डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। बस किसका डिफरेंस है? फेज का डिफरेंस है कि स्टार्टिंग की कहानी कहां से शुरू हुई है, उसी चीज का डिफरेंस है। अगर मैं मानूं कि इनिशियली चार्ज इस पर जीरो था तो चार्ज का इक्वेशन क्या बनेगा सर? चार्ज का इक्वेशन बनेगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी का इक्वेशन बनेगा। इस तरीके से चार्ज क्या हो रहा होगा? ऑसिलेट हो रहा होगा। यहां पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनेगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस Q बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। यहां से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो आ जाता है 1/√LC। सर कैसे आ जाता है? ये चार्ज के एसएचएम का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ चार्ज, चार्ज के इक्वेशन का, चार्ज के एसएचएम का इक्वेशन है। यहां पे नॉर्मल किसी बॉडी के पोजीशन का जो ऑसिलेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसी से हम कंपेयर करेंगे तो आपको ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? dt स्क्वायर आएगा। वाह यार बहुत सुंदर बच्चे हो तुम, बिल्कुल सही बताए। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस Q बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या ये मोटा मोटी चीजें आपको समझ में आया? हाँ सर। सर यहां पे क्या क्या ऑसिलेट कर रहा है? चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी तो ऑसिलेट कर सकता है। कैसे? I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए सर। Q नॉट तो कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हाँ या ना? तो बिल्कुल सही बात है। तो करंट बराबर आ जाएगा Q नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब Q नॉट ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम करंट। तो I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये करंट के ऑसिलेशन का इक्वेशन आ गया। करंट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, करंट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। करंट और चार्ज का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। देखिए I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर। अगर यहां पे ग्राफ भी आप बनाएंगे, ग्राफ भी अगर आप बनाएंगे चार्ज वर्सेस टाइम का, तो कैसा बनेगा सर? चार्ज है Q नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा चार्ज का। करंट का कैसा ग्राफ बनेगा सर? करंट आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बना रहा हूं, रोना मत। ऐसा ये करंट का इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन, ये चार्ज का। जिस तरीके से कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके पोजीशन का इक्वेशन होता है जैसे a साइन ओमेगा टी, तो उसका वेलोसिटी होता है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरीके से पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑसिलेट करता है, यहां पर चार्ज एंड करंट ऑसिलेट कर रहा है इस दोनों इक्वेशन से। बताओ। अरे दीप्तिमान माना एसएचएम में वेलोसिटी का इक्वेशन जैसा। हां बिल्कुल। आदर्श कह रहे हैं सर आई विल पुट एमआर सर फोटो इन माई क्लिनिक। भाई इतनी बड़ी बात मत बोलो, रोना आ जाएगा मुझे। ऐसी बातें बोलोगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो इधर देखो, जिस तरीके से बॉडी जब ऑसिलेट कर रहा होता है
तो उसके पोजीशन एंड वेलोसिटी का इक्वेशन वेरिएशन हम प्लॉट करते हैं। यहां पर चार्ज और करंट में कुछ वैसा ही रिलेशन नहीं है। हां, चार्ज और करंट में वैसा ही तो रिलेशन है सर। वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ऑसिलेट करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करता है। यहां पे बेटा यूई लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यूबी एंड यूई लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। यूई हो जाएगा तेरा हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c, सिंपल, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख लेते हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू की वैल्यू क्या होगी सर? क्यू की वैल्यू ये है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटा 2c। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का इक्वेशन हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा? यूबी हाफ एल आई स्क्वायर, करंट का इक्वेशन ये रहा, तो ये हो जाएगा हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा? टोटल एनर्जी बनेगा यूई प्लस यूबी। टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी ई बराबर या यू बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है बताओ? क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू की वैल्यू ये रख दी, तो क्यू नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटा 2c, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बटा 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बटा 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज हम ये जानते हैं, यहां पे हमने आई नॉट को क्या लिखा था? क्यू नॉट मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम चार्ज इनटू ओमेगा, ये है। तो यहां पर ध्यान से देखो, आई नॉट को क्या लिख सकते हो? क्यू नॉट ओमेगा। तो एक बार देखना, क्यू स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल, इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट का होल स्क्वायर, यही तो था आई नॉट आपका, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब पूरा फील आ जाए इसलिए मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं। ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर होता है 1 अपॉन एल सी, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा मैं 1 अपॉन एल सी, तो एल से एक एल कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका सी, तो ये बचेगा 2c। ध्यान से देखिए बेटा, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल, ओमेगा को रखोगे 1 अपॉन, ओमेगा स्क्वायर को रखोगे 1 अपॉन एल सी, तो 1 अपॉन एल सी रखोगे तो एल से एल कट जाएगा, सी बचेगा, क्यू नॉट का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, तभी तो किसी भी इंस्टेंट पे टाइम के फंक्शन में लिखा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक एनर्जी बराबर आपका आ रहा है क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c कॉमन लेंगे, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1। अब यहां पर देखिए, ये किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक एनर्जी, और ये क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, ये इनिशियल मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। इनिशियल मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। हाँ, अच्छा, यहां पे क्यू नॉट की वैल्यू अगर मैं रख दूं, ध्यान से देखना, यहां पे हम जानते हैं आई नॉट बराबर होता है क्यू नॉट ओमेगा। अगर मैं क्यू नॉट की वैल्यू को रख दूंगा आई नॉट बटा ओमेगा, तो क्या यहीं से सॉल्व होके ये आ जाएगा हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर? हाँ, तो ध्यान से सुनना, किसी इंस्टेंट पे क्या सारा का सारा मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो हो जाता है? हाँ, उस इंस्टेंट पे देखो मैक्सिमम एनर्जी ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सॉरी मैग्नेटिक में पूरा का पूरा। जब मैग्नेटिक जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, देखो ये आएगा, और किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के सम के बराबर होगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर प्लस मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सर ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना जब मैग्नेटिक जीरो खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक हो? हाँ, वहां पे क्या आएगा इक्वेशन बोलो? जब मैग्नेटिक जीरो खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो तो किसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक मैक्सिमम हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन एलसी ऑसिलेशन में। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, हाँ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, हां मैग्नेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है, जब यहां देखो सर पूरा का पूरा मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो पूरा का पूरा मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, हाफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो पूरा का पूरा मैग्नेटिक मैक्सिमम क्या होगा, हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर। देखो ये तो प्रूफ किया ना मैंने। टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक किसी इंस्टेंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक, फिर दोनों प्रूफ करके देखा, ये दोनों का सम हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। और 100% सवाल आपको इसी से पूछा जाता है। एक सवाल आपके टीवी स्क्रीन के सामने है, जरा इसको देखिए। इन एलसी ऑसिलेशन इफ मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट, ठीक है भाई, मैक्सिमम चार्ज जो है तेरा क्यू नॉट है। इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट कैपेसिटर पे कब होगा, सुन 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 एक बात सुन, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्यू नॉट कब होगा, मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब करंट जीरो होगा तभी तो चार्ज मैक्सिमम होगा, है मैक्सिमम चार्ज जब करंट जीरो रहा होगा। तो इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट, देन फाइंड, ये क्या लिखा है, देन फाइंड चार्ज इन कैपेसिटर when electrostatic energy is equal to magnetic energy, when electrostatic energy is equal to magnetic energy, UE is equal to UB, electrostatic energy is equal to magnetic energy। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, अच्छे से इसको पढ़ो। क्या इस सवाल में दो सिचुएशन दिया हुआ है, क्या इस सवाल में दो सिचुएशन दिया हुआ है, सर कौन सा दो सिचुएशन, एक सिचुएशन जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है और इंडक्टर में करंट जीरो है, ये पहला सिचुएशन। दूसरा एक ऐसा सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी बराबर है, उस समय चार्ज क्या होगा। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक की इनिशियल वैल्यू बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक की फाइनल वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट रहेगा, तो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा। इन एलसी ऑसिलेशन इफ मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट, जब चार्ज मैक्सिमम है क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c, उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक हो जाएगा जीरो। सही है। उसके बाद बोला है कि चार्ज की वैल्यू बताओ जब किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक बराबर, तो मान लो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट का, ये मैग्नेटिक, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो क्या इसको 2 यूई लिख सकते हैं। हाँ ये देखो ना, यूई बराबर यूबी, तो यूबी को यूई लिख लो, यूबी को यूई लिख लो, तो 2 यूई हो जाएगा। क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c बराबर 2, किसी भी इंस्टेंट पे एनर्जी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज अगर क्यू है तो कैपेसिटर पे एनर्जी होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, 2c से 2c कटेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो Q बराबर आएगा क्यू नॉट बाई √2। ये आंसर है बेटा। ऐसे सवाल आप एलसी ऑसिलेशन के जितने भी नीट में पूछे गए हैं या सवाल बनते हैं, सबको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि दो सिचुएशन है और दोनों सिचुएशन में टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। बताओ, हर सवाल में दो सिचुएशन है और दोनों सिचुएशन में टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्या है सर, दुई सिचुएशन है और दोनों ही सिचुएशन में टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। बताओ। कह सर का जोश फिर से आ गया, अरे शेर अगर घायल और बीमार होता है तब भी वो शेर ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? शेर अगर घायल और बीमार हो तब भी वो शेर ही रहता है। चीते की चाल, बाज की नजर और शेर की ताकत पे कभी शक नहीं करते। पढ़ो, चलो सुनो, सवाल पढ़ो। सवाल में दो सिचुएशन है, उसको आइडेंटिफाई करो और दोनों सिचुएशन में टोटल एनर्जी का सम बराबर कर दो। समझ में आएगी नहीं आया? समझ में आएगी नहीं आया? चलो आगे देखो इधर।
A transistor oscillator using a resonant circuit with a inductor L of negligible resistance and the capacitor C. एक्चुअल में ऊपर में लिखे हुए बातों पर ध्यान मत दो, थोड़ा सवाल आगे पढ़ो तो समझ आएगा. इन ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर मतलब वो एलसी ऑसिलेशन की ही बात कर रहा है, जिसमें रेजोनेंट सर्किट विद इंडक्टर की वैल्यू एल है ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस एंड द कैपेसिटर की वैल्यू सी है इन सीरीज. प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ. इफ एल इज डबल्ड एंड सी इज चेंज टू 4c, देन फ्रीक्वेंसी विल बी. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है बेटा 1/2 पाई रूट अंडर एल बाई सी. यही होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. अब वो कह रहे हैं एल इज डबल्ड एंड सी इज चेंज टू 4c. एल इज डबल, ध्यान देखो इस 2 पाई को मत देखो, ये तो कांस्टेंट है. आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट अंडर एल सी. एल की वैल्यू को डबल किया तो 2l. एल इज डबल एंड सी इज 4c. ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू सी. तो 4 दूना 8 रूट के अंदर 8 का फैक्टर आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 2√2 टाइम्स कम हो जाएगा. चौथा जवाब होगा. फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर. बोलो बोलो, क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखो, इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम एनर्जी इज यू एंड द मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट. सवाल पढ़ो अच्छे से. इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम एनर्जी इज यू, मैक्सिमम एनर्जी जो एग्जिस्ट कर सकते हो वो यू है, एंड मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट. फाइंड एनर्जी ऑन द इंडक्टर. फाइंड एनर्जी ऑन द इंडक्टर व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट बाई 2. ओ भाई साहब क्या पूछ रहा है? पढ़ना इसको. क्या पूछ रहा है? फाइंड एनर्जी ऑन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर when charge on capacitor is q naught by 2. when charge on capacitor is q naught by 2. क्या इसमें भी दो सिचुएशन है? क्या इसमें भी दो सिचुएशन है? हाँ, मैक्सिमम एनर्जी u है और मैक्सिमम चार्ज q नॉट है. तो यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक. यह आपकी इनिशियल है और ये आपकी फाइनल है. ये आपकी फाइनल है. इनिशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की इनिशियल एनर्जी बेटा हो जाएगी क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c. क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c जब मैक्सिमम चार्ज है. और बाय डिफॉल्ट आपको ये फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट जीरो ही होगा, और करंट जीरो है तो ये एनर्जी जीरो होगी. इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मतलब यूबी, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होता है, प्लस व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट बाई 2. मतलब कैपेसिटर पे चार्ज हमें दे दिया क्यू नॉट बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c. क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू यूबी प्लस ये 4 क्यू नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर 4, 4 से 8 हो जाएगा. क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 8c. इसको इधर ले आइए. यूबी इज इक्वल टू क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 8c. यहां पे 8c आप एलसीएम ले ले. यहां पे 8c आप एलसीएम ले ले. 8c एलसीएम ले लेंगे, ओ सॉरी 8c आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 क्यू नॉट का होल स्क्वायर, ये माइनस क्यू नॉट का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 क्यू नॉट का होल स्क्वायर. ये आपका आ जाएगा 3 क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 8c. क्लियर है? तो ये तुम्हारा आंसर आ गया क्यू नॉट के टर्म्स में. लेकिन उसने बोला मैक्सिमम एनर्जी को हम यू बोल सकते हैं. मैक्सिमम एनर्जी को हम यू बोल सकते हैं. तो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट पे स्टोर हो या इंडक्टर पे स्टोर हो, उसको यू बोलेंगे. मतलब क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c को हम यू बोल सकते हैं. तो क्यू नॉट का होल स्क्वायर 2c को यू बोलेंगे तो 3/4u इज योर करेक्ट आंसर. क्यों? ये देखो क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c को हम यू बोल सकते हैं. 3/8 नहीं बेटा, 3/4. ऊपर भी 2 का फैक्टर आएगा, देखो एक बार ध्यान से. ऊपर भी 2 का फैक्टर आएगा, देखो ध्यान से. 3/4 टाइम्स ऑफ यू. क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए. अच्छा, ये ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर का सवाल आ गया. ये देखो, ये सवाल ना मेंस 2010 में पूछा गया है, और कितना भी एलसी ऑसिलेशन पढ़ा दो 99% बच्चा इस सवाल को बार बार पूछने आता है. बार बार इस सवाल को पूछने आता है. ठीक है,
क्यों पूछने आता है? पता नहीं, वो समझ ही नहीं पाता सिचुएशन क्या है। एक बार तुम पढ़ो सवाल को और आइडेंटिफाई करो कि एलसी ऑसिलेशन में सवाल सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पे पूछे जाते हैं जिसमें दो सिचुएशन गिवन होगा। एक बार कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो दो सिचुएशन को, मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करके। देखो देखो, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी सी इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी सी है, चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 मतलब एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, उसको V1 पोटेंशियल से चार्ज कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर देन कनेक्टेड टू द आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर देन कनेक्टेड टू द आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L मतलब इंडक्टर से कनेक्ट कर रहा है, इंडक्टर में कोई अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस आइडियल इंडक्टर से प्लेट के, कैपेसिटर के प्लेट को कनेक्ट किया। द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर रीव्स टू V2। अब कंडेंसर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस जब V2 हो गया है, उसी इंस्टेंट पर इंडक्टर में करंट कितना फ्लो करेगा ये पूछा है। बेटा ध्यान से दोनों, ये कैपेसिटर है, उसको V1 पोटेंशियल से चार्ज कर लिया, ये इंडक्टर में करंट अभी 0 फ्लो कर रहा है। ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, ये इनिशियल सिचुएशन हो गया। और ये आपका हो गया फाइनल सिचुएशन, ये आपका हो गया फाइनल सिचुएशन। वो इनिशियल और ये फाइनल। देखो, ये इनिशियल सिचुएशन और ये फाइनल सिचुएशन। अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी को हम लिखते हैं Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर। यहां पे C कैपेसिटेंस है, V1 पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा हाफ C V1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से करंट 0 फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं होगी। कैपेसिटर में पोटेंशियल V2 हो गया है तो हाफ C V2 का होल स्क्वायर प्लस मान लो इंडक्टर में करंट है I, हाफ LI स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हाफ हाफ का झंझट हटा दो, हाफ से हाफ कटेगा। C V1 का स्क्वायर इधर है, C V2 का स्क्वायर, C V2 का स्क्वायर इधर ले आओ, C V1 का स्क्वायर माइनस C V2 का स्क्वायर बराबर LI स्क्वायर। L को नीचे रख दो तो I बराबर आ जाएगा, C कॉमन निकाल लो, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बटा L का रूट, ये आएगा आंसर। देखिए अच्छे से देखिए, क्या ये आंसर कहीं मैच कर रहा है? हां ये रहा ना, ना ये नहीं है, फोर्थ में C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई L का रूट। क्या आपको ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है? समझ में आया? कुछ नहीं था सवाल में, दो सिचुएशन डिस्क्राइब किया था बस, उस दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना था। चलो मैं और सब कराता हूं। मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज I नॉट, देन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर when electrostatic energy is half of magnetic energy। आपको सवाल में दो सिचुएशन पकड़ना ही पड़ेगा और दोनों सिचुएशन पे एनर्जी को इक्वेट कर दो। पढ़ो सवाल पढ़ लो। आपको दो सिचुएशन पकड़ना ही पड़ेगा और दोनों ही सिचुएशन को पकड़ के आप रिएक्ट कर दो। मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज I नॉट, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज I नॉट, देन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज I नॉट, then find charge on capacitor when electrostatic energy is half of magnetic energy। करो
एक कह रहा है आई नॉट बाई रूट टू। चार्ज की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू कैसे आएगा रे, गधा है क्या तू? मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज आई नॉट। समझिएगा प्लीज, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज आई नॉट, देन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। दो सिचुएशन पकड़ो, दो सिचुएशन पकड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक की फाइनल वैल्यू। अब यहां पे मुझे यह बताइए, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर इज आई नॉट। अगर इंडक्टर में मैक्सिमम करंट आई नॉट है तो मैक्सिमम एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर होगा, हां, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज तो जीरो होगा, ये अंडरस्टूड है सर, समझ आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के टर्म्स में सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ये कंडीशन गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि सर यूबी इज इक्वल टू 2 यूई हो जाएगा, यूबी मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगा। हां, तो यहां पे लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को रहने दो, प्लस मैग्नेटिक को 2 यूई लिख लो, 2 यूई लिख लो, इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर। हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यूई, 3 यूई को लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब ध्यान से देखना एक बेटा, 2 से 2 कटेगा बस, हां, 3 को भी उधर ले जाओ, c को भी उधर ले जाओ, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई नॉट का स्क्वायर, एल आई नॉट का स्क्वायर बटा 3 LC आएगा। तो Q इज इक्वल टू रूट अंडर LC बाई 3 इंटू आई नॉट। ये आंसर आ रहा, ये आंसर आ रहा। जब ये रूट लगाओगे तो रूट अंडर LC बाई 3 इंटू आई नॉट इज आंसर, क्योंकि आई नॉट का स्क्वायर है, रूट से बाहर चला जाएगा। कितना सिंपल है सोचो। कितना सिंपल है सोचो। कितना सिंपल है सोचो। Q बराबर आई नॉट रूट अंडर LC बाई 3। यूई को यूएम के फॉर्म में लिखना। हाँ बेटा ठीक, तुम्हारा डाउट है ना, मैं बताऊंगा अच्छे से। देखो, तुम कह रहे हो कि सर यूई को ना यूबी बाई 2 लिख लो। जब यूई को मैं यहां सॉल्व करता हूं, चलो यूई को लिख लेता हूं यूबी बाई 2 प्लस यूबी। अब यूबी में क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी। क्या आएगा? करंट। यहां पे चार्ज तो लिख ही नहीं पाएंगे आप। अरे घनघोर बायो यो, कहीं नहीं नीट पोस्टपोन्ड हो रहा, कोई नीट कहीं भी पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा। नीट 7 अप्रैल को होगा। 7 अप्रैल को होगा नीट। जा, कोई प्रीपोन्ड हो रहा है, पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो एकदम सीक्रेट और अंदर की बात निकाल के लाया हूं मैं, और ये बात बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। नीट 7 अप्रैल को होने वाला है। प्रीपोन्ड हो गया है। आज तक पोस्टपोन्ड खेलते थे ना, अब प्रीपोन्ड हो गया है। सर अब मजाक नहीं, मजाक की बात तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। प्रीपोन्ड हो गया है। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को नीट का पेपर है। नीट का पेपर प्रीपोन्ड हो चुका है, याद रखिएगा। और अगर आपको यह मजाक लगे तो ध्यान रखिएगा, आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो नीट प्रीपोन्ड हो गया है और नीट का फाइनल डेट है 7 अप्रैल। समझ गए? अब 7 अप्रैल के हिसाब से ही आप तैयारी करने का शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, फिर रिवीजन हो, फुल टेस्ट पेपर भी देना है। मजाक की बात खत्म, दांत निकालना बंद करो, है ना, और तैयारी शुरू कर दो। प्रीपोन्ड हो चुका है नीट। और अंदर की बात बता रहा हूं, इसको सीरियसली लेके पढ़ाई करना शुरू कर दो, और मजाक नहीं।
जो ये बात मान के कि नीट 7 अप्रैल को ही होगा, अभी से तैयारी शुरू कर दे तो उसका सिलेक्शन 400% पक्का है। ठीक है, मानो ही नहीं कि नीट 7 मई को है, मानो 7 अप्रैल को ही है, मानो क्या है 7 अप्रैल को है। और 7 अप्रैल को मान के तैयारी शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। उसी हिसाब से सोचो कि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि लास्ट में रिवीजन का समय हमें कम ही मिल रहा है, 15 दिन 20 दिन में पूरा रिवीजन करना है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर जान लगा के पढ़ाई करना है। करना शुरू कर दो। अगर थोड़े थोड़े समय कहीं खराब कर रहे थे तो बंद कर दो, है ना। हाँ, जो भी तुम्हारा प्लान था सब कुछ रिवीजन का, फुल लेंथ पेपर देने का, और जो भी स्ट्रैटेजी था 7 अप्रैल के हिसाब से ही बनाओ। ठीक है, उसके बाद आगे अच्छा होगा सब। और मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम इस हिसाब से बना लिए ना बेटा तो तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 400% है। चलो, ये तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, कर लोगे, होमवर्क है। आगे देखो चॉक कॉइल। चॉक कॉइल क्या होता है वो समझाता हूं थोड़ा, सुनो। चॉक कॉइल क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा बल्ब है, बल्ब है 220 वोल्ट 100 वाट का, और तुमने यहां पर एसी सोर्स लगा दिया 440 वोल्ट और 100 हर्ट्ज का। बोलो, बल्ब चमकेगा कि फूट जाएगा? 440 वोल्ट और 100 हर्ट्ज, बल्ब चमकेगा या फूट जाएगा? बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट का है, और बैटरी हमने लगा दिया 440 वोल्ट और 100 हर्ट्ज का, तो बल्ब चमकेगा कि फूट जाएगा? 7 अप्रैल को आपका, मैं 20-22 मार्च तक सिलेबस खत्म कर देगा, 20-22 मार्च तक मैक्सिमम सिलेबस में खत्म कर देगा। मेरी चिंता मत करो, तुम तो समझो कि हम 18 दिन में, जो भी 20 दिन बचेगा जो भी, उसमें रिवीजन कैसे करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, समय ज्यादा दो, यही सॉल्यूशन है। फूट जाए, क्यों फूट जाएगा? क्योंकि बल्ब 220 वोल्ट ही मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है, और आपने 440 वोल्ट लगा दिया तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा 200%। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बल्ब फ्यूज ना करें, लेकिन सप्लाई वोल्टेज मेरा यही है और बल्ब भी यही है, लेकिन मैं चाहता हूं फ्यूज ना करे, तो मैं क्या करूंगा? इस बल्ब को बचाने के लिए मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी जवाब दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूं कि बल्ब ना फूटे, तो इसके लिए मैं क्या प्रबंध करूं? बताओ, इसके लिए मैं क्या प्रबंध करूं? क्या प्रबंध करूं बताओ? रेसिस्टेंस लगा दो, ठीक। यहां पे मैं एक रेसिस्टेंस लगा देता हूं। अब मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया, और रेसिस्टेंस की वैल्यू इतना सफिशियंट रखता हूं कि 440 में से 220 वोल्ट ड्रॉप यहां हो जाए और 220 वोल्ट ड्रॉप यहां हो जाए, आधा आधा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। और आधा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें 220 वोल्ट के बराबर, तो बल्ब बल्ब अच्छे से चमकता रहेगा, बल्ब नहीं फ्यूज होगा। ठीक है, लेकिन इस कार्यक्रम में ना, इस प्रबंध में, इस जुगाड़ में मेरा नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ कि जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो यहां पे पावर लॉस होगा। हाँ सर, रेसिस्टेंस लगाया तो पावर लॉस होगा, मतलब यहां पे बहुत सारा पावर इस रेसिस्टेंस में वेस्ट हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। हाँ, बल्ब में लॉस हो रहा है एनर्जी, लेकिन बल्ब में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो लाइट को, रूम को लाइट प्रोवाइड कर रहा है, चमक रहा है। तो इसमें जो 220 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, वहां से जो एनर्जी लॉस होगा वो तो हम यूज कर रहे हैं फॉर्म ऑफ लाइट, लेकिन यहां पे जो एनर्जी लॉस होगा वो तो बेकार चला गया। इस बल्ब को बचाने के चक्कर में हमने रेसिस्टेंस जोड़ा, जिस रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप आया। पोटेंशियल ड्रॉप है तो एनर्जी लॉस भी है, और एनर्जी लॉस है तो यहां पर जो एनर्जी लॉस हुआ है उससे रूम जो होगा उसको तो कोई फायदा है नहीं, सारा बर्बाद हो गया।
तो तुम मेरे से पूछो कि सर चाहते क्या हो, तो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो लेकिन कोई एनर्जी लॉस ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो लेकिन एनर्जी लॉस ना हो? ऐसा हो सकता है क्या कि यहां पे मैं पोटेंशियल ड्रॉप कराऊं लेकिन एनर्जी लॉस नहीं कराऊं? सोचो 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 सोचो। ये तो चमत्कार से कम नहीं है कि आप कोई वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा दे जो 440 वोल्ट के सप्लाई को डिवाइड करके 220 220 यहां पे ड्रॉप कराए ताकि बल्ब भी चमकता रहे और यहां पे कोई एनर्जी लॉस भी ना हो। हां, स्टेबलाइजर नहीं बेटा, सोर्स मेरे पास है, स्टेबलाइजर नहीं है मेरे पास। चलो हां, क्या सर अगर मान लो यहां पे इंडक्टर लगाते तो? अगर मैं इंडक्टर लगाता तो एसी सोर्स में इंडक्टर का कुछ इंडक्टेंस भी होता है एक्सेल। हाँ, इंडक्टेंस का, इंडक्टर का इंडक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सेल। उस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से वहां पे पावर ड्रॉप होगा। हाँ, V बराबर I इंटू एक्सेल, और वो I इंटू एक्सेल इतना हो कि वो 220 वोल्ट के बराबर और यहां 220 वोल्ट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ताकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप, बल्ब का रेटेड वोल्टेज 220 है और 220 से ज्यादा अगर ड्रॉप नहीं होता है तो बल्ब चमकता रहेगा। अगर बल्ब में 220 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा तभी तो बल्ब फूटेगा। अगर बल्ब में 220 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तभी तो बल्ब फूटेगा। हां, अगर यहां पे एनर्जी लॉस 220 वोल्ट से कम है तो ये नहीं फूटेगा। अगर एनर्जी लॉस यहां पे 220 वोल्ट से कम है तो ये नहीं फूटेगा। क्लियर ये बात? हां सर, 220 वोल्ट से कम है तो वो नहीं फूटेगा, अगर 220 वोल्ट से ज्यादा तो फूट जाएगा। तो ऐसा इंडक्टर लगा दिया कि पोटेंशियल को डिवाइड कर ले। ठीक है, क्या इंडक्टर में एनर्जी लॉस नहीं होता है ना? और यार ये तो जोरदार चमक, मतलब एक आश्चर्यजनक अद्भुत अद्भुत इंस्ट्रूमेंट, अद्भुत। कैसे? उसने पोटेंशियल ड्रॉप भी करा लिया, बल्ब को फूटने से बचा भी लिया, फ्यूज होने से बचा भी लिया, बल्ब को फ्यूज होने से बचा भी लिया और कोई एनर्जी लॉस भी नहीं कराया। भाई इंडक्टर तू बहुत ही अच्छा है, भाई इंडक्टर तू बहुत ही अच्छा है। एक कह रहा एनर्जी स्टोर होगा बेटा, तब ना जब कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तभी तो एनर्जी स्टोर होगा। यहां पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? एसी करंट। एसी करंट में एवरेज पावर लॉस क्या होता है गधेरा? इंडक्टर में एवरेज पावर लॉस 0 होता है, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड 0 होगा, खोपचा ही 0 होगा, क्योंकि यहां पे आई कांस्टेंट नहीं है, आई वेरिएबल है। आई वेरिएबल है तो एनर्जी वेरिएबल है, कभी आगे की तरफ करंट होगा कभी पीछे की तरफ करंट होगा, तो खोपचा ई 0 होगा। सर बात तो सही है। अब बच्चा बोलेगा कि सर इंडक्टर ही क्यों, कैपेसिटर भी तो यही काम करता है। प्योर कैपेसिटर होगा तो इसका एक्सी होता तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता आई इंटू एक्सी। हाँ, लेकिन इंडक्टर ज्यादा अच्छा होता है कैपेसिटर से। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि तुम कहीं बैठे हो और तुमको पता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूं क्योंकि तुमने कुछ गलती किया है, तो मैं तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूंगा, तुमको पता है। अच्छा, मान लो तुम बैठे हो और तुमको पता है कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम आराम से चिल बैठो, मैं उधर से आऊं और जोर से एक थप्पड़ मार दूं, तो किस केस में तुम्हें कष्ट ज्यादा होगा? मेरी बात समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझना। मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे समझना, ऐसे समझना कि मैं तुम पर 100 न्यूटन फोर्स लगाने वाला हूं, ठीक है, और वो 100 न्यूटन फोर्स में धीरे धीरे तुम पे लगा रहा हूं। पहले मैंने लगाया 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन, फिर 40 न्यूटन, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, ऐसे मैंने तुम पर फोर्स लगाया। ठीक है, धीरे धीरे थप्पड़ मारा, ऐसे थप्पड़ मारा ऐसे धीरे धीरे, और फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ाती गई। और मैं अचानक से 100 न्यूटन लगा दूं तो किस केस में नुकसान ज्यादा होगा? किस केस में तुम्हें डर ज्यादा लगेगा? हार्ट अटैक किस केस में जल्दी आ जाएगा? सर एक तो चलो पता है कि मैं मार खाने वाला हूं, तो मेरा मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगा कि मैं कुटने वाला हूं, तो सर मैं तन से मन से तैयार हो जाऊंगा कि मैं आज कुटूंगा और मैं पिटूंगा, और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मैं आज पिटूंगा। तो तुम पर अगर फोर्स लगाया जाए तो तुमको पता है कि तुम कुटने वाले हो, कोई बात नहीं, पीटूंगा, पता है, और धीरे धीरे मैंने फोर्स तुम पे लगाया। अब मान लो तुम्हें पता है कि तुमको कोई मारने वाला नहीं है, तुम एकदम चिल बैठे हो और मैं आऊं अचानक से चलते चलते और देख एक तमाचा मार दूं 100 न्यूटन का, तो क्या होगा? सर यार पहले बता तो देते मारने वाले हो,
कम से कम तैयार तो हो जाता कि मैं कुटने वाला हूं। समझो। अब देखो, जैसे ही मान लो यहां पे की है, ये की है, एसी सोर्स लगा है, इंडक्टर लगा है, तुम की को बंद करोगे, की को बंद करोगे, ये करंट तुरंत अलाउ नहीं करेगा, धीरे धीरे करंट अलाउ करेगा और धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ता जाएगा। एक टाइम के बाद इंडक्टर भाई अपोज करता है ना, अगर करंट जीरो है तो इंडक्टर करंट जीरो ही बना के रखेगा, धीरे धीरे करंट को अलाउ करेगा और ये बल्ब चमक जाएगा। अब मान लो कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर तो T इक्वल टू 0 पे सिंपल वायर बन जाता है, वो तो अपोज ही नहीं करता, ये तुरंत से जाके बल्ब को करंट दे देता। तो अचानक से बल्ब को करंट, मान लो कि बल्ब में 220 वोल्ट ड्रॉप होना है, लेकिन वो 220 वोल्ट अचानक से ड्रॉप हो जाए तो नुकसान होगा। धीरे धीरे ड्रॉप हो, धीरे धीरे इसमें करंट एस्टेब्लिश्ड हो तो उसको टॉलरेट कर लेता है। इसीलिए यहां पे हम इंडक्टर यूज करते हैं। सोचो सोचो, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इंडक्टर है। जो तुम देखोगे ट्यूबलाइट के स्टार्टर वगैरह में इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंडक्टर तुरंत से करंट ज्यादा ना भेज दे। अचानक से किसी को करंट ज्यादा दोगे तो वो करंट उसको टॉलरेट करने की क्षमता है तो भी वो फ्यूज हो जाएगा। उसमें करंट फ्लो कराने की क्षमता है फिर भी वो फ्यूज हो जाएगा, फिर भी वो फ्यूज हो जाएगा। चलिए साहब, चलिए 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 ध्यान से सुनिए। तो भाई अच्छा कौन है? इंडक्टर। अच्छा कौन है? इंडक्टर। इसी इंडक्टर को जब हम सर्किट में लगाते तो इसको कहते हैं चॉक कॉइल। वो क्या कहते हैं? चॉक कॉइल। तो ये रहा तुम्हारा चॉक कॉइल। यूज टू कंट्रोल करंट इन एसी। देखो, यूज टू कंट्रोल करंट इन एसी। अचानक से करंट हाई ना फ्लो कर जाए उसको कंट्रोल करता है तो इंडक्टर। एंड इट इज यूज टू डिवाइड पोटेंशियल विदाउट पावर लॉस। अगर तुमसे पूछे कि बताओ भैया चॉक कॉइल का क्या यूज है, तुम बोलोगे चॉक कॉइल का दो यूज है कि एक तो वो करंट को कंट्रोल करता है, अचानक से करंट हाई नहीं होने देता, अचानक से करंट हाई नहीं होने देता। दूसरा, इट इज यूज टू डिवाइड पोटेंशियल विदाउट पावर लॉस। ये पोटेंशियल को डिवाइड कर देता है और पावर लॉस भी नहीं होने देता, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सर लेकिन ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। अगर आप चॉक कॉइल बनाते हो तो पक्की बात है उसका कुछ रेसिस्टेंस तो आएगा ही। समझना, अगर तुम चॉक कॉइल बनाते हो तो पक्की बात है जिस तार से बनाओगे उसका कुछ रेसिस्टेंस भी आ जाएगा। हाँ, तो चॉक कॉइल इज नथिंग बट आरएल सर्किट। सर क्यों आरएल सर्किट? ये तुम्हारा चॉक कॉइल है। अब ये इंडक्टर जैसा है तो इसका कुछ इंडक्टेंस भी होगा, हाँ, और इसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। तो तुम कह सकते हो कि एक आरएल सर्किट जैसा होता है चॉक कॉइल। और आरएल सर्किट जैसा क्यों होता है शायद उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने तो बेसिकली इंडक्टर ही बनाया है, ये इंडक्टर ही बनाया है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस ही आएगा एल और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। लेकिन जिस तार से बनाओगे उसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली जो हम चॉक कॉइल बनाते हैं दैट चॉक कॉइल इज नथिंग बट सीरीज आरएल सर्किट। आप सोचो सर आर कहां से आया? ये तो इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर है तो एक्सएल होगा, लेकिन आर कहां से आया? अबे जिस तरवा से बनाए उस तरवा का रेसिस्टेंस वहां नहीं आएगा। तरवा का रेसिस्टेंस, हाँ सर तार का रेसिस्टेंस तो आएगा। सर नहीं आता, अगर हम आर लेते ही नहीं तो ये तो आइडियल बात हो गई, एकदम आइडियल बात। आइडियल बात तुम कह रहे हो कि जिस तार से हमने बनाया उसका कुछ रेसिस्टेंस ही नहीं है, सिर्फ एक्सएल है, एंड दैट एक्सएल इज वेरी हाई। सिर्फ एक्सएल इज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 है, आर 0 है, सिर्फ इंडक्टेंस है उसका। तो सिर्फ इंडक्टेंस है तो इसमें फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में करंट से आगे चलता है वोल्टेज। तो यहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, cos 90 0। यह बनेगा आइडियल इंडक्टर केस में। लेकिन भाई प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस आएगा।
हाँ, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस आएगा, तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस आएगा, तो प्रैक्टिकली हम कोशिश करते हैं कि रेसिस्टेंस की वैल्यू लो हो और एक्सेल की वैल्यू हाई हो, क्योंकि हमारा मेजर काम कौन सा है, इंडक्टर का। तो इंडक्टर की इंडक्टेंस हाई होती है और रेसिस्टेंस की वैल्यू हम कोशिश करते हैं कि लो रहे। इसमें फेज डिफरेंस नॉट 90, लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा, है ना। और इसमें पावर फैक्टर कॉस फाई इज वेरी लो, वेरी लो रहते हैं। लेकिन मान ले तूने एक चौक कॉइल बनाया, और ऐसा चौक कॉइल बनाया जिसमें ऐसे तार से बनाया जिसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, और जब उसको इंडक्टर का फॉर्म दिया तो एक्सेल आया, लेकिन एक्सेल लो आया, तो सर ये तो बेकार हो गया। हमारा मेन पर्पस था कि पोटेंशियल डिवाइड करे लेकिन पावर लॉस नहीं करे। रेसिस्टेंस होगा तो पावर लॉस हाई हो जाएगा, हाँ। तो यहां पे फाई की वैल्यू आपकी होगी लो, और जितना एंगल कम होता है उतना पावर फैक्टर क्या होता है, हाई होता है। तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चौक कॉइल बेसिकली 3 तरह का होता है। चौक कॉइल बेसिकली 3 तरह का होता है। आइडियल चौक कॉइल मतलब इंडक्टर है, उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने नहीं लिया है, आइडियल चौक कॉइल, जो कि थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है, वास्तविकता में आइडियल चौक कॉइल जैसी कोई चीज नहीं होता है। प्रैक्टिकल चौक कॉइल में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस आएगा, इसलिए एक्सेल की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। एक्सेल हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल एक्सेल की वैल्यू हाई रखें, क्योंकि जितना एक्सेल हाई रखेंगे उतना अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा विदाउट पावर लॉस। एक्सेल जितना हाई होगा पावर लॉस उतना कम होगा, इसलिए कॉस फाई देखो क्या लिखा है मैंने, वेरी लो। कॉस फाई क्या लिखा है मैंने, वेरी लो। ये बेकार चौक कॉइल, बेकार चौक कॉइल में रेसिस्टेंस हाई, इंडक्टेंस की वैल्यू लो, फाई जीरो, तो कॉस फाई आपका हो जाएगा वेरी हाई। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये बेटा आपकी पूरी कहानी है। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली हम क्या बातें करते हैं और किस तरीके से आगे थ्योरी प्रोसीड होता है वो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ी थी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से आया था, ड्यू टू रेस्ट चार्ज। ड्यू टू रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। उसके बाद हमने एमिसी एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड, किसके वजह से, ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, और ड्यू टू मैग्नेट, और ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। क्या क्या पढ़ा बताइए। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू रेस्ट चार्ज, और एमिसी एंड मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू मूविंग चार्ज और मैग्नेट। ईएमआई में हमने क्या पढ़ा, ईएमआई में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही पढ़ा था क्या, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या। अब हम ईएम वेव में क्या पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर आने वाला है हम ईएम वेव में पढ़ने वाले हैं बेटा टाइम वैरिंग, ध्यान से देखिएगा, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वैरिंग, ध्यान से देखिएगा, ईएम वेव में हम पढ़ेंगे टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टाइम वैरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे का कौन है, बाप बेटा की बेटा की बाप, मतलब दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक के साथ एक फ्री आता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं। टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है, एक ही चीज है। यही तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का समरी है, सारांश है, कहानी है। कहां से शुरू किया था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था रेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। मूविंग चार्ज की वजह से या मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज है। फिर ईएमआई में आता है कि नहीं, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आप पढ़ेंगे नहीं, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब दोनों एक ही है।
जुड़वा है, हाँ बहुत बढ़िया, ट्विन्स है, जुड़वा है, ठीक है। ये सवाल फटाफट देख लीजिए कि अगर मान लीजिए चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भैया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर एसिलरेशन है, एसिलरेटेड चार्ज है, एसिलेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ तीनों प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोस्टैट के पहले लेक्चर में भी ये मैंने बताया था, याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैट के पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था। बताइए, पहला टिक 2 क्रॉस, फिर 2 टिक 1 क्रॉस, फिर तीनों ही टिक, फिर तीनों ही टिक। क्लियर है क्या बेटा? चलिए आइए, अब ये कहानी कहां से शुरू होती है, मैंने तो सारांश बता दिया आपको कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये इसका कंसेप्ट किसके दिमाग में आया था, कहां से कहानी शुरू हुई थी, वो मैं आपको बताता हूं। ये ना कहानी शुरू हुई थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के कंसेप्ट से, है फिर से कैपेसिटर की चार्जिंग, हाँ, और उस कैपेसिटर की चार्जिंग को मैक्सवेल एनालाइज करने गया था, इसलिए हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। तो मैक्सवेल चचा ने बोला कि मान लो कि एक कैपेसिटर है, बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल कैपेसिटर, उस ब्यूटीफुल कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया एक ब्यूटीफुल बैटरी से, बैटरी से। अब जैसे ही यहां पर हम की को क्लोज करेंगे, एक की भी बना लेते चलो, जैसे ही हम यहां पे की को क्लोज करेंगे तो इस बैटरी की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हायर पोटेंशियल इधर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से लगातार ये चार्ज भाग भाग के इधर आके स्टोर हो रहा है, मतलब जिधर चार्ज की डायरेक्शन उधर ही करंट की डायरेक्शन, हाँ, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा क्योंकि चार्ज यहां फ्लो कर रहा। अब मैक्सवेल का पहला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में भी कभी आया होगा, अरे यार तुम्हारे दिमाग में भी कभी आया होगा, ये मैक्सवेल चचा का फोटो मैं बनाना चाह रहा था। मैक्सवेल चचा का पहला सवाल क्या? मैक्सवेल चचा का पहला सवाल इस डायग्राम पे बेस्ड है। कहते हैं कि देयर शुड बी a closed loop for the flow of current. There should be closed loop for the flow of current. मतलब current must be continuous, but between the capacitor plate current is discontinuous. जैसे कि मान लो कैपेसिटर प्लेट है और मैं कह रहा हूं यहां से चार्ज उठ के जाना शुरू किया, तो इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, इधर भी करंट फ्लो करेगा, यहां करंट फ्लो करेगा, यहां करंट फ्लो करेगा, आई और यहां पे पहुंचा। लेकिन प्लेट के बीच में तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, दोनों प्लेट के बीच में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। जब दोनों प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्लोज लूप हुआ नहीं, और क्लोज लूप हुआ नहीं तो करंट हम मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट तो हमेशा क्लोज लूप में बहता है। बताओ। अच्छा, ये डाउट मैं भी जब 12वीं क्लास में पढ़ता था कभी, है ना, 12th क्लास में जब मैं भी कभी पढ़ता था तो मुझे भी डाउट आया था, यार कैपेसिटर में कुछ तो लोचा है। बचपन से ये पढ़ाया गया था, बचपन मतलब 10वीं में, कि करंट क्लोज लूप में बहता है। करंट कहां बहता है? क्लोज लूप में बहता है। तो जब तक क्लोज लूप नहीं होगा, एक बंद सर्किट नहीं होगा, एक क्लोज सर्किट नहीं होगा, तब तो करंट बह ही नहीं सकता। तो यहां करंट कहां से आया? हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन है कि यहां से लगातार चार्ज इस कैपेसिटर प्लेट से उठ के इस डायरेक्शन में जा रहा, तो इस कैपेसिटर प्लेट से चार्ज उठा और यहां से चार्ज जा रहा, चार्ज इधर भाग रहा, और चार्ज इस कैपेसिटर प्लेट पे इकट्ठा हो रहा, तो करंट बहा। लेकिन फिर भी कैपेसिटर नहीं मान रहा।
फिर भी कैपेसिटर नहीं मान रहा, सॉरी मैक्सवेल नहीं मान रहा कि नहीं यार, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट करंट इज डिसकंटिन्यूअस। करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट में बहता है और यहां तो खाली हवा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से यहां तक करंट बहा, यहां तो हवा है बीच में तो देखो कुछ नहीं है, यहां बीच में तो कुछ नहीं है, तो करंट इज नॉट कंटिन्यूअस। पहला डाउट यह था कि बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट करंट इज डिसकंटिन्यूअस, मैक्सवेल चाचा का पहला डाउट। ठीक है, मैक्सवेल चाचा का पहला डाउट। मैक्सवेल चाचा का दूसरा डाउट कि मान लो कि मैं यहां पर जाके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक क्लोज लूप बनाऊंगा। याद करो, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज लूप बनाऊंगा, एम्पीरियन लूप, एम्पियर्स लूप बनाऊंगा। उस एम्पियर लूप के अंदर देखो करंट इनक्लोज हो रहा है, उस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट इनक्लोज हो रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एक्स। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर एट पॉइंट एक्स, according to Ampere's law, close integration of B dot dl is equal to mu naught in, और x पॉइंट पे करंट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैक्सवेल चाचा ने जाके वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल ने जाके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसी इंस्ट्रूमेंट से और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैक्सवेल ने बोला कि हां एम्पियरवा तेरा लॉ सही है, एकदम अच्छा बैठ रहा हूं एक्स पर। मैक्सवेल ने बोला कि रे एम्पियर, तुहार लॉ ठीक बैठा था एक्स पर, ठीक हो तुहार लॉ ठीक हो, कहां पर, एक्स पर। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि हां एम्पियर सही बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर के हिसाब से जितना आना चाहिए उतना ही मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में आया। ठीक है, ओके। अब मैक्सवेल चचा फिर गए वाई पॉइंट पे, दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में, और वहां पे एक क्लोज लूप बनाया और बोला एम्पियर तोरा हिसाब से कथी होते वहां मैग्नेटिक फील्ड बता, अरे एम्पियर बता वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता ही। तो एम्पियर बोला एट पॉइंट वाई अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अकॉर्डिंग टू Ampere's law, close integration of B dot dl is equal to mu naught in. Close integration of B dot dl is equal to mu naught in. और उसने बोला कि यहां पर कोई भी करंट इनक्लोज नहीं हो रहा, करंट तो बाहर तार में बह रहा है, यहां तो करंट ही नहीं है। बोला करंट ही नहीं है, आई इन 0 है, और आई इन 0 है इसलिए y पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। अब साहब मैक्सवेल आता है, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, और मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट करके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता है और कहता है वाई पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, वाई पे मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है। एम्पियर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे एम्पीरियन लूप जब हम बनाएंगे तो एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज करंट 0 है। अगर एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज करंट 0 है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आना चाहिए एम्पियर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्सवेल बोला कि नहीं, डिटेक्ट करके मैं दिखाता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो यहां पे मैक्सवेल के दो डाउट आए, पहला कि यार करंट इस सर्किट में डिसकंटिन्यूअस है, यहां पे तो कंटिन्यूअस करंट आई फ्लो कर रहा है लेकिन इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट नहीं है, पहला डाउट। इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट नहीं है, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट नहीं है, पहला डाउट। इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट नहीं है, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये कि सर एक्स पॉइंट पर एम्पियर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए क्योंकि करंट है, और मैक्सवेल के भी अकॉर्डिंग भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन वाई पॉइंट पे एम्पियर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में मैक्सवेल को दो तरह की समस्याएं आई और यहां पे
मैटर हो गया बहुत बड़ा एम्पियर्स और मैक्सवेल के बीच में। एम्पियर्स और मैक्सवेल एक दूसरे से लड़ पड़े। मैक्सवेल और एम्पियर्स दोनों से लड़ पड़े। दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ के झोटा खींच के लसारने लगे। रे हम कह रहे हैं ना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि करंट इनक्लोज नहीं है। मैक्सवेल कहता है, सॉरी एम्पियर्स कहता है कि यहां पे इनक्लोज करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाएगा, गलत है तेरा एक्सपेरिमेंट। मैक्सवेल कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट सही कर रहा हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो लोगों ने मैक्सवेल से ही पूछा कि तू ही बता दे, जब मैग्नेटिक फील्ड है तो कहां से आएगा मैग्नेटिक फील्ड बिना करंट का? या तो मैग्नेट हो नहीं तो करंट हो। जब यहां पे मैग्नेट भी नहीं है करंट भी नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाएगा? लो हो गया मैटर दोनों के बीच में, लड़ पड़े दोनों। भाई एम्पियर्स की भी इज्जत की सवाल थी यार, ऐसी बात नहीं है। मतलब कम से कम 10-20 साल से एम्पियर्स का लॉ सही चल रहा था। सब लोग एम्पियर्स के लॉ से पिछले चैप्टर में इनफाइनाइट वायर की वजह से, सिलेंडर की वजह से, सोलेनॉइड के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ ही तो लगाया था। अरे वो वाला एम्पियर सर्किटल लॉ, हाँ वही एम्पियर सर्किटल लॉ, लिख देता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो एम्पियर्स की भी इज्जत की बात थी कि यार इतने दिनों से जो मेरा लॉ सही था उसको अचानक से एक बुढ़ा आके बोलता है कि गलत है लॉ। बुढ़ा हुआ आदमी आके बोलता है, मतलब आई एम सॉरी, कहने का मतलब है कि रिस्पेक्टेड आदमी आके बोलता है लॉ गलत है। ऐसे कैसे लॉ गलत हो जाएगा? ऐसे कैसे लॉ गलत हो जाएगा? ये कहता है एम्पियर्स की मेरा 20 साल से लॉ चला रहा है, कैसे गलत हो जाएगा? मैक्सवेल कह रहा है कि नहीं तेरा लॉ गलत है। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई। लेकिन इसमें जीता कौन? मैक्सवेल। तो क्या एम्पियर्स का लॉ गलत हो गया? हाँ। तो जो पिछले चैप्टर में एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा तो सब गलत हो गया? सब गलत नहीं हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन आया एम्पियर सर्किटल लॉ में। यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ गलत हो गया। तो सर क्या गलती हुई उसको मैक्सवेल एक्सप्लेन करता है। और मैक्सवेल कहता है कि देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्यूटीफुल कैपेसिटर का प्लेट है आपका, ये जो ब्यूटीफुल कैपेसिटर का प्लेट है उसमें आपकी ये बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ है वी। और जब करंट इसमें फ्लो कर रहा था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करना चाहिए। ये जो तार में करंट फ्लो कर रहा था वो आपका ड्रिफ्ट करंट है ना, वायर में जो करंट फ्लो करता है ड्रिफ्ट करंट है। ये बाहर में ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा था और कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी जितना प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया में भी यहां पर ध्यान से देखेंगे, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू भी ध्यान से देखेंगे तो करंट फ्लो कर रहा था। यहां से यहां तक ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यहां भी करंट फ्लो कर रहा। आपने नहीं पढ़ा लेकिन करंट फ्लो कर रहा। ये कौन बोला? मैक्सवेल ने। और बोला इस करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जब चार्ज कर रहे हो कैपेसिटर को ड्यूरिंग चार्जिंग, ये सिर्फ चार्जिंग के दौरान ही फ्लो करता है। ड्यूरिंग चार्जिंग जब आप चार्ज कर रहे हो तो लगातार चार्ज हो रहा है तो यहां पे चार्ज का ग्रोथ हो रहा है और चार्ज का ग्रोथ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रो करेगा। हां, ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, between the plate of capacitor, between the plate of capacitor, displacement current flows between the plate of capacitor due to varying electric field, due to varying electric flux या electric field। देखो मैक्सवेल ने बोला कि अभी तक आप जो कह रहे थे कि एक्चुअल में करंट इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट के बीच में फ्लो करता है, ऐसा नहीं है। करंट इस प्लेट से वायर में इस प्लेट तक फ्लो करता है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। बिल्कुल फ्लो करता है ड्रिफ्ट करंट। और इस प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये दोनों करंट बिल्कुल अलग है, इनका नेचर भी अलग है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो सिर्फ चार्जिंग के दौरान ही फ्लो करता है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है
वो ड्यूरिंग चार्जिंग फ्लो करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस बीच में, प्लेट के बीच में, यहां पे जब प्लस चार्ज इकट्ठा होगा, यहां पे माइनस चार्ज इकट्ठा होगा, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे फ्लक्स पास करेगा और उस फ्लक्स में जो चेंज आएगा उसके वजह से यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। सबसे मेजर डिफरेंस जो ड्रिफ्ट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में वो ये है कि ड्रिफ्ट करंट आपका एक तार में फ्लो कर रहा है, इस वायर में, इस लाइन में फ्लो कर रहा है आपका ड्रिफ्ट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर प्लेट के बीच वाले एरिया से फ्लो करता है, सर पूरे एरिया के बीच में। हां, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कैपेसिटर प्लेट है, ये तुम्हारा कैपेसिटर का प्लेट है। अब अगर ये कैपेसिटर का प्लेट है तो वायर जो यहां आया, तार जो कनेक्ट हो रहा है प्लेट पर, उसमें तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है एक तार में, एक लाइन में फ्लो कर रहा है, और यहां पे कैपेसिटर प्लेट के बीच में इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो कर रहा है। ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। हां, हवा में करंट फ्लो कर रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वेरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है बेटा, आईडी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है। यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट की ये वैल्यू आती है, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इसको प्रूव कर देते हैं, प्रूव कर देते। देखो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होगा बताओ? फाई इज इक्वल टू होगा ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू ए क्या? इस कैपेसिटर प्लेट का एरिया। हां, इस कैपेसिटर प्लेट के एरिया में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया ए, ये फ्लक्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट इंटू ए। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना होता है साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया ए इप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहां से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। ये आपका फ्लक्स आ गया। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। सर ठीक है, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम से, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इंटू डी फाई बाई डी टी। और रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट ही तो होता है, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। दैट्स इट, सिंपल है। मैं एक बार और प्रूफ कर देता हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई बहुत थैंक यू। अरे वाह यार, कर देता हूं मैं प्रूफ, कुछ नहीं है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वैरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से ही करंट आया है। यहां से डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? सॉरी, फाई इज इक्वल टू ई है, ई को लिखा हमने क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, ए से ए कटा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट को इधर ले गया, क्यू बराबर फाई इप्सिलॉन नॉट। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू फाई डी इप्सिलॉन बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को करंट कहते हैं। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें आपको पढ़ना है कि एट एनी इंस्टेंट ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। किसी भी इंस्टेंट पर ड्रिफ्ट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपका हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पर ड्रिफ्ट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पर ड्रिफ्ट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। वैसे ड्रिफ्ट करंट इस वायर में फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट
क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में फ्लो करेगा। अब इसमें बहुत अलग अलग तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? तो देखना यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। चलो, एप्सिलॉन नॉट इंटू रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बेटा? आई डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया मान लो कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, डी बाई डी टी। क्या ये भी सही है? बोलो भाई, ये सही है कि नहीं? हाँ भैया, हर्ष पाटिल मैं पढ़ाने वाला हूं रे ऑप्टिक्स, पूरा रे ऑप्टिक्स एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग। सर पढ़ाने वाले हो कि नहीं बता दो। पढ़ाने वाला हूं, घबराना नहीं है। पूरा रे ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा। रे ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले हो कि नहीं? पढ़ाने वाले हैं भाई, पढ़ाने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और क्या होता है? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई, इसके बाद है। तो अच्छा, अगर दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस अगर एल है तो मैं ई को वी बाई एल नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो। अरे भाई, ई को वी बाई एल नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ई को अगर मैं वी बाई एल लिखूंगा तो एल बाहर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल इंटू डीवी बाई डी टी। क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट आ सकता है? हाँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट एकदम सही है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल, ये कैपेसिटर है जिसका एरिया है ए, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है एल। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल को तो हम सी कह सकते हैं। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्ट इक्वेशन ये भी हो सकता है, सी इंटू डीवी बाई डी टी। हाँ, हो सकता है। तो अब बच्चा यहां पे कैसे कंफ्यूज होता है या उसको क्या डिफिकल्टी आती है, वो ये आती है कि भाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन तुमको रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देकर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाई डी टी आएगा। तुमको रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल देके डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल की वैल्यू या सी की वैल्यू देके डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लेंगे। तो इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई वेरिएशन बहुत सारा हो गया। देखो, अच्छा मजा तो तब आए जब मैं इसको उल्टा पढ़ा दूं। मैं यहां से शुरू करके यहां ले जाऊं, अलग अप्रोच से एकदम। आओ, एमआर स्टार वाला कंसेप्ट। सर क्या? सर ये देखो, Q बराबर CV होता है, हम जानते कि नहीं जानते? हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि कैपेसिटर पे चार्ज है Q, तो उसके चार्ज की वैल्यू को हम Q बराबर CV लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dQ बाई dt बराबर I इज इक्वल टू, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो ना पहले, dQ बाई dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ। तो देखो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता ही आएगा, dV बाई dt। तो यहां बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया? C इंटू dV बाई dt। सर ये तो अलग ही अप्रोच, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स नहीं, सीधा Q बराबर CV। हाँ सर, मैक्सवेल चचा सपने में आके कुछ बता गए थे कि आपको? नहीं, इस एरा का मैं मैक्सवेल से कम थोड़ी ना है। अरे 100 साल पहले के मैक्सवेल चचा से मैं कम थोड़ी ना है। मैक्सवेल चचा का अप्रोच ये था कि भाई होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स को ये लिखते हैं, में ई की वैल्यू ये होती है, फिर उस ई से ये क्यू निकाल के ऐसे ऐसे करके लाया, फिर उसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। दत्त तेरे की, मैं कौन सा मैक्सवेल से कम? मैं सीधा बोला क्यू बराबर CV। सब जानता है कैपेसिटर अगर प्लेट है जिसकी कैपेसिटेंस C है, अगर पोटेंशियल V हो तो Q बराबर CV लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखना ये कितनी जल्दी तेरे दिमाग में जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, सर ये क्या लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सर फिर ये, फिर ये, फिर ये। ला मैं डायरेक्टली यही डायरेक्ट पहुंचा देता हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dQ बाई dt इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt। व्हाट इज dQ बाई dt? I इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt। आ गया, खत्म। ले यही निकाल दिया सीधा 2 लाइन में। मैक्सवेल चाचा जो पूरी कहानी सुना के यहां तक पहुंचे थे, 1 लाइन में खत्म।
सर लेकिन पूरा पूरा ले चलो, आओ पूरा ले चलते। सी की वैल्यू को हम ये नहीं लिख सकते, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल इंटू डी वी बाई डी टी, हाँ लिख सकते हैं। एल को अंदर ले जाओ, वी बाई एल ई होता है, तो इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए, एल को अंदर ले जाओ, वी बाई एल ई होता है डी बाई डी टी। ए को अंदर ले जाओ, इस एरिया को अंदर ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स होता है, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। लो दो, कितना इजी, कितना से कितना इजी, सारे टर्म्स उल्टा डिराइव कर दिए, जो सीधा आया था उसको पूरा उल्टा कर दिया। खत्म। बताओ सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ? सबसे पहला मैक्सवेल ने यह प्रूफ किया कि देखो यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, और अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा तो उस करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली आ रहा था, उसका रीजन नहीं मिल पा रहा था, उस रीजन को मैक्सवेल ने ढूंढ लिया कि एक्चुअल में पहले माना जाता था कि कैपेसिटर के बीच में कोई करंट नहीं होता, सिर्फ तार में ड्रिफ्ट करंट होता है। पहले माना जाता था कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं होता है, पहले माना जाता था कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं होता है, पहले माना जाता था कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं होता है, पहले माना जाता था कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं होता है। बाद में मैक्सवेल ने प्रूफ किया कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे फ्लो हो रहा होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाना चाहिए, जो कि पहले ही एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, जो कि एम्पियर प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से प्रूफ कर दिया। तो क्या मैक्सवेल के दोनों डाउट क्लियर हो गए? बेटा अच्छे सोच के बताइए, मैक्सवेल के दोनों डाउट क्लियर हो गए? हां, तो देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टी और उसके कंसेप्चुअल एनालिसिस। फॉर्म्स यूजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस वजह से आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से आता है, किस वजह से फॉर्म्ड होता है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म्ड यूजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म्ड यूजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रूव्स कंटिन्यूटी ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कंटिन्यूटी ऑफ करंट प्रूव कर रहा है बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। लाओ जोड़ देता हूं, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट के बीच में यह कंटिन्यूटी ऑफ करंट प्रूव कर रहा है। हां, एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को भी एक्सप्लेन कर दिया। वाह रे चचा वाह। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी स्टेट, जब फुल चार्ज हो जाएगा, आफ्टर फुल चार्ज, आफ्टर फुल चार्ज तुम्हारा फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। अच्छी बात है, स्टेडी करंट में फ्लो नहीं करता। जब फ्लक्स वेरिएबल होगा तो देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, इसके सारे फॉर्म लिख दो। फ्लक्स को क्या लिखते हैं? ई ए, तो ए बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाई डी टी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं? वी बाई एल, एल बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल इंटू डी वी बाई डी टी। इसको क्या लिख सकता है? सी, सी इंटू डी वी बाई डी टी। ये सारे डिस्प्लेसमेंट करंट के अलग अलग फॉर्मेट है। फ्लोज बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, ये कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया के लॉन्ग फ्लो करता है। ऐसे मान लो कैपेसिटर प्लेट तुम्हारा सर्कुलर है, ऐसा कैपेसिटर प्लेट है, तो इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा देखो ऐसे फ्लो करेगा, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में ही ऐसे फ्लो करेगा, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। लो देखो, बड़ा आसान है क्या? हर चीज आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्या मतलब 6 सॉरी, क्या 6 कंसेप्ट डन है? क्या 6 के 6 कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपके दिमाग में एकदम सेट है? फॉर्म्ड यूजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, proves continuity of current, explain existence of magnetic field, does not exist in steady state, displacement current की वैल्यू, flows between cross section area of capacitor। कि सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से कंसेप्ट दिमाग में घुस गया। कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आता, लेंदी लगता है, उसके लिए एमआर स्टार डेरिवेशन एकदम जोरदार, सारी चीजें डब्बे में सेट है एकदम।
सारी चीजें डब्बे में सेट एकदम। चलो अब सवाल करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान सवाल पूछते हैं, शर्म आ जाएगा सवाल सॉल्व करके, शर्म आ जाएगा सवाल सॉल्व करके। चलो शुरू करते हैं। आइए साहब, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय द बैटरी एज शोन इन फिगर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय द बैटरी एज शोन इन अ फिगर। इफ टू सर्कुलर एम्पीरियन लूप x and y are drawn, closed integration of b dot dl will be zero along. Closed integration of b dot dl will be zero along. तो closed integration of b dot dl is equal to mu naught I आता है। हाँ, कहां पे जीरो होगा? तो अगर ये चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज्ड बाय द बैटरी एज शोन इन अ फिगर, इफ द टू सर्कुलर एम्पीरियन, तो कहीं भी जीरो नहीं होगा, नीदर x एंड y। डी आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे ड्रिफ्ट करंट आएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। एक जगह पे ड्रिफ्ट और एक जगह पे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट सवाल देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी is charged by the current I, is charged by the current I, displacement current through the plate surface of area A by 2 parallel to the plate and drawn symmetrically between the plate is. Displacement current through the plate surface area of A by 2 parallel to the plate and drawn symmetrically between the plate. मतलब एरिया A है, तो इस A by 2 एरिया से कितना करंट यहां पे क्रॉस कर रहा होगा। तो देखो, करंट यूनिफॉर्मली प्लेट के बीच में फ्लो करता है। पूरा करंट I है ना, वो A एरिया से फ्लो कर रहा है। ए एरिया से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आधे एरिया से आधा करंट फ्लो करेगा। थर्ड आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। थर्ड आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। मैंने आपको यही तो सिखाया है कि जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से अच्छे से फ्लो कर रहा होता है। ऐसे इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा होता है। Next, parallel plate capacitor charged to 60 microcoulomb due to radioactive source. The plate loses the charge at the rate of 1.8 into 10 to the power minus 8 coulomb per second. Then magnitude of displacement current is. सवाल पढ़ो। Parallel plate capacitor is charged to 60 microcoulomb. Parallel plate capacitor को चार्ज कर दिया 60 microcoulomb से। Due to radioactive source, the plate loses charge at the rate 1.8 into 10 to the power minus 8 coulomb per second. Then magnitude of the displacement current is, magnitude of the displacement current is, magnitude of displacement current is nothing but the rate of flow of charge dq by dt. अरे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट dq by dt से तो सारा गेम होता है, तो यही रह जाएगा। ये dq by dt तो है 1.8 into 10 to the power minus 8, 1.8 into 10 to the power minus 8, यही तो dq by dt है। 1.8 into 10 to the power minus 8 coulomb per second, यही तो dq by dt है। बताओ ये है कि नहीं dq by dt, बोलो। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन। अच्छा तू रुक जा भाई, तेरा नंबर बाद में आएगा। आएगा आएगा, चिंता मत कर, तेरा नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं है, तेरा भी नंबर आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ा आराम कर ले अभी। ये देखो, if an apparatus the electric field was found to oscillate with an amplitude 18 volt per meter, then magnitude of oscillating magnetic field। अरे भाई ये सवाल तो बाद में आएगा, सॉरी यार, सवाल थोड़े से मिक्स हो गए ऊपर नीचे। ये करो, ये बढ़िया सवाल है। चलो, प्लेट लॉस चार्ज को आपने आई कैसे मान लिया? देखो बेटा, एक्चुअल में चार्ज इस रेट से लॉस हो रहा है, वो क्या है? dq by dt। और dq by dt को ही तो करंट बोला है ना मैक्सवेल ने, dq by dt को ही तो मैक्सवेल ने करंट बोला है।
देखो देखो to establish an instantaneous displacement current of I ampere in the space between the plate of capacitor, parallel plate capacitor is half farad, C की वैल्यू है हाफ फैराड, और I एम्पियर करंट एस्टेब्लिश करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट आपका जो दिया हुआ है Y है, dV बाई dt। तो अभी हमने पढ़ा I इज डिस्प्लेसमेंट करंट I इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt। तो dV बाई dt I बाई C हो जाएगा, मतलब 2I इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि C की वैल्यू है हाफ। तो C की वैल्यू यहां ले जाओ, हाफ ले जाओगे तो 2I आंसर आ रहा। फर्स्ट है क्या जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कंसिस्ट ऑफ द टू सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस इतना मीटर। बढ़िया, अच्छा सवाल है। सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस दिया हुआ है 0.05 मीटर, सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.05 मीटर, सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.05 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज चेंज्ड एज डी बाई डी टी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। तो डीई बाई डी टी आपका दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 वोल्ट पर मीटर। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या आया था बेटा, याद करो। कुछ भी याद ना हो तो ऐसे शुरू कर दो, Q बराबर CV से खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं, Q बराबर CV से। तो dQ बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा C बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हारा था एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखो और फाई को लिखो E इंटू ए बाहर इंटू डी ई बाई डी टी। अब बोला था ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बड़ा इजी निकालना। तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, एरिया आ गया इंटू डी बाई डी टी आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखते हैं? तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा था। हाँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यही आता है क्या 8.85? तो आ जाएगा कुछ 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5/100, 5/100 का होल स्क्वायर इंटू डी ई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी 10 का पावर 10 आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। डी बाई डी टी आपको दिया हुआ है, बाकी ये सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया सवाल है। टू सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, टू सर्कुलर प्लेट, ये देखो सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, two circular plate of radius 0.1 meter, two circular plate of radius 0.1 meter are used to form a parallel plate capacitor if displacement current between the plate is 2 pi ampere, displacement current is 2 pi ampere, then find magnetic field produced by displacement current 4 centimeter from the axis of the plate। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पे क्लोज लूप बना ले, और क्लोज एम्पीरियन लूप के अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट इज 2 पाई एम्पियर। ठीक है, 2 पाई एम्पियर करंट है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। अच्छा, 0.1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर होगा ना। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां पे सेंटर से एक आर 4 सेंटीमीटर रेडियस में घूम रहा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा बी बाहर। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। जो करंट इसके अंदर इनक्लोज हो रहा है उसकी वैल्यू ये पूछा है। बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहां पे डीएल की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टोटल एक डीएल एलिमेंट यहां पे छोटा सा लिए हो, उसका टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? 2 पाई आर, आर ओ रेडियस लिखेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनक्लोज करंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इनक्लोज करंट देखो ध्यान से, कंप्लीट पाई आर स्क्वायर एरिया, ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई।
तो एक यूनिट एरिया से करंट फ्लो करेगा I बटा पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर रेडियस से कितना करंट फ्लो करेगा? I बटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई कटेगा, I स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे इनक्लोज करंट कितना है? टोटल I स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ये आर बच जाएगा, 2 पाई को नीचे ले जाइए तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आराम से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। हर चीज की वैल्यू पता है आपको, म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू लिख लोगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। अच्छा म्यू नॉट रहने दो, चलो 2 पाई भी रहने दो। I की वैल्यू बोलो क्या है? I है बेटा 2 पाई एम्पियर, 2 पाई एम्पियर। स्मॉल आर है 4 सेंटीमीटर और कैपिटल आर है 10 सेंटीमीटर। तो 2 पाई से 2 पाई कटा, ये हो गया 0.4 म्यू नॉट। 0.4 म्यू नॉट आ रहा है क्या आंसर? देख लो भाई, सुनो, यहां पे पूरे स्ट्रीम में करंट फ्लो कर रहा है, पूरे स्ट्रीम में करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको एक डायरेक्ट मेथड भी है मेरे पास, डायरेक्ट आंसर निकालने का मेथड। कुछ नहीं लगाऊंगा, ये डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं मैं, डायरेक्ट, ये सब कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर निकाल दो। डायरेक्ट सीखेगा, डायरेक्ट सीखेगा, डायरेक्ट सीखेगा। सॉल्यूशन है यहां पे, पूरा डिराइव करके निकाला है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकाला है मैंने। मैं तुम्हें डायरेक्ट करके दिखा दूं सर कैसे, आप बताता हूं। एक बात बताओ, इस सर्कुलर प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से कर रहा होगा? हाँ, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, अब मुझे यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्लोज लूप ऐसे बना सकते हैं? हाँ सर, क्लोज लूप यहां पे बना सकते हैं। अब ये क्लोज लूप बना के इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लग रहा एक सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड में आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं मैं? हाँ, तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, वो कितना आता है? वो आता है बेटा म्यू नॉट I स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बताओ। हाँ सर, ऐसा ही कुछ तो है, यही है एग्जैक्टली। याद करिए, म्यू नॉट I स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो आता है। अरे भाई साहब, ये तो डायरेक्टली सॉलिड सिलेंडर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही तो यहां भी तो ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है ना। तुम समझे नहीं, ये सर्कुलर प्लेट है, मान लो ये सर्कुलर प्लेट है। अब इस सर्कुलर प्लेट में जो करंट फ्लो कर रहा है, क्या सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर में जैसे करता है वैसे नहीं है? हाँ, खत्म। म्यू नॉट बटा 2 पाई, I की वैल्यू 2 पाई, स्मॉल आर 4 बटा आर स्क्वायर। तो हा गलत हो गया, 10 का होल स्क्वायर, गलत सॉल्व किया था मैंने, आर स्क्वायर है तो 10 का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी बेटा 0.04 म्यू नॉट आएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, ये म्यू नॉट 4 बटा 100, तो ये आ जाएगा 0.04 म्यू नॉट, टेस्ला आंसर। और एक मिनट, अभी भी गलत कर रहा हूं, अभी भी गलत कर रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? यूनिट वाइज गलत कर रहा हूं। म्यू नॉट आई की वैल्यू तो 2 पाई रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलोगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ध्यान से सुनना, 4 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? ये था तुम्हारा r इज इक्वल टू 0.1, मतलब 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई, 1/10 का होल स्क्वायर आएगा। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, म्यू नॉट 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 4 म्यू नॉट आंसर आएगा। 4 म्यू नॉट इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी, 4 म्यू नॉट इज योर करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा और अच्छे से, 4 म्यू नॉट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब मैक्सवेल चाचा ने बोला कि मैं 4 इक्वेशन दूंगा अपने जीवन में। मैक्सवेल चाचा ने बोला कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 4 इक्वेशन दूंगा। क्या दूंगा? 4 इक्वेशन दूंगा। मैक्सवेल ने बोला मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि मैं अपने जीवन में कुल 4 इक्वेशन दूंगा, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल 4 इक्वेशंस। क्या बोलते हैं भाई?
मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन। उसने बोला मैं अपने जीवन में 4 इक्वेशन दूंगा, 4 इक्वेशन दूंगा, है ना। कौन सा इक्वेशन दूंगा? अब मैक्सवेल ने सोचा कि अरे यार मैंने तो कमिटमेंट कर दिया दुनिया वालों को कि 4 इक्वेशन दूंगा, लेकिन 4 इक्वेशन में कहां से लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, गॉस का एक इक्वेशन चुरा लेते हैं। और जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो क्या है? गॉस लॉ तो ये है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये गॉस लॉ है? बताओ, क्या ये गॉस लॉ है? नहीं, ये गॉस लॉ नहीं है। यहां पे गोला आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला बोला कि मैं, ये मेरा लॉ है, पहला लॉ। उन्होंने बोला ये तो गॉस लॉ का है। बोला नहीं, ये मेरा है, मैं लिखूंगा इसको। चलो मैं गोला थोड़ा घुमा के लिख देता हूं, ऐसे 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 गोला लगा देता हूं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा एक लॉ हो गया। अच्छा, दूसरा, तो उसने बोला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड का भी एरिया इंटीग्रेशन ले लेते हैं, B डॉट ds, B डॉट ds, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये क्या आएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन क्लोज लूप में क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अरे फ्लक्स, क्लोज लूप से फ्लक्स जो पास करता है, क्लोज सरफेस से, सॉरी लूप नहीं, क्योंकि एरिया इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? एरिया इंटीग्रल है। तो एरिया इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। B डॉट ds इज इक्वल टू आएगा 0। ये बोला मेरा ये 2 लॉ है। और तीसरा बोला कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बताओ क्या होता है? तो E डॉट dl तो सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो लेंथ एलिमेंट E डॉट dl dv होगा, और dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्लोज लूप में हम कहते हैं d इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई dt, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, d5 बाई dt। ये तीसरा लॉ हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। चौथा लॉ बोला क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, ये तो एम्पियर सर्किटल का लॉ है। हाँ, बोला कि एम्पियर सर्किटल का लॉ होगा म्यू नॉट I इन होता है ना, I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन। जहां ड्रिफ्ट होगा वहां पे ड्रिफ्ट लिखेंगे, जहां पे डिफ्यूजन होगा वहां पे डिफ्यूजन लिखेंगे। तो ये 4 लॉ दिया मैक्सवेल ने, जो कि 4 मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। 4 मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें हिंट दूं और थोड़ा याद रखने का तरीका बताऊं तो बड़ा सिंपल है, यहां पे समझना। मैं तुम्हें हिंट देता हूं और याद रखने का तरीका बताता हूं। पहला हिंट यह है कि मैक्सवेल ने ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने पता है क्या किया? उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 बार, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को 2 बार एरिया और लेंथ से इंटीग्रेशन कर दिया। समझो, मेरी बात समझना। डिफ्यूजन नहीं, डिस्प्लेसमेंट भाई, ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिफ्यूजन कौन लिख के चला गया था? बकलोल था कोई। देखो मैं हिंट देता हूं, थोड़ा समझना, याद रखने का, कि मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को 2 बार लेंथ और एरिया से इंटीग्रेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन 0। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ का इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा -d मैग्नेटिक फ्लक्स बाई dt, और मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ इंटीग्रल एम्पियर सर्किटल लॉ म्यू नॉट I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन। म्यू नॉट I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट I ड्रिफ्ट जो वायर में बहता है प्लस डिफ्यूजन हो गया तुम्हारा म्यू नॉट d5 बाई dt, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स में चेंज। ये आ गया। अब यहां पर जो इस चैप्टर का पहला उद्देश्य था वो फुलफिल हो गया क्या? सर कैसे? देखो, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, E डॉट ए लिखोगे तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कैपेसिटर प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया? रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आया ये। तो ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं। पहला इक्वेशन देखो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA बराबर Q इन एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। ये मैक्सवेल का पहला लॉ है। मैक्सवेल का दूसरा लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन, क्लोज लूप में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds क्या हो जाएगा बेटा? 0। ओके सर,
अरे 2 लॉ बाकी के कहाँ गए? 2 ही लॉ लिखा, बाकी 2 लॉ खा गया क्या? अरे ये रहा 2 लॉ, बाकी की 2 लॉ खा गया, ये रहा 4। तीसरा लॉ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान से देखिए, EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt, और EMF को हम क्या लिखते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंड्यूस डॉट dl, ये आ गया तीसरा लॉ। चौथा लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नो I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन, I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन, ये आ जाएगा, I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन, ये आ जाएगा, खत्म। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? समझ में आया? चलिए आज का कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी और उसके इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है भाई, चलो कल सुबह मिलते हैं।